हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, उसके नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं। इस पार्ट में हम कवर करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशियन एम्पायर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, उस टाइम पे क्या सिचुएशंस थी एंड ऑल दैट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए, इन 1914 वार बिटवीन सेंट्रल पावर्स एंड अलाइंड पावर्स। 1914 हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर्स तक ये चला था। तो 1914 में जब ये वॉर स्टार्ट होता है तो किस किस के बीच में होता है? सेंट्रल पावर्स और अलाइंड पावर्स के बीच में होता है। सेंट्रल पावर्स कौन कौन सी थी? सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ओके, अब अलाइन पावर्स की बात करें तो अलाइन पावर्स में थी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड लेटर इटली और रोमानिया भी इसमें ऐड ऑन हो गए थे। ओके, तो वॉर वाज फोर्ट आउटसाइड इन यूरोप एंड एज वेल एज इनसाइड यूरोप। यहाँ के मतलब देखो, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूरोप से बिलोंग करते हैं। तो यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थे, कह सकते हैं कि जो मेजर पावर्स थी वो वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेशन कर चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और उसके साथ साथ जो है हम कहें कि आउटसाइड ऑफ यूरोप जो है, बाकी के जो सब कॉन्टिनेंट्स जो कॉन्टिनेंट थे, सॉरी सब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट्स थे, लैटिन अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, तो इनमें साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ पर भी हमें वॉर की सिचुएशंस, वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस देखने को मिली थी। कैसे मिली थी? देखो, जो ये फर्स्ट यूरोप की जितनी भी ये मेजर एम्पायर्स थी, इन्होंने अपनी सब कॉलोनीज़ जो हैं वो बना रखी थी। जैसे हम कहें कि ब्रिटिश इंडिया के जो कॉलोनी है वो इंडिया था। ओके, ब्रिटिश इंडिया क्या है? ब्रिटिश एम्पायर की एक कॉलोनी था। इसी तरह से लैटिन अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में और एशिया के कुछ कंट्रीज़ में, यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट में हर एम्पायर ने अपने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी। ओके, तो इनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर की अगर हम बात करें तो इस तरह से आउटसाइड का भी वॉर दिखाई देता है और इनसाइड में भी वॉर दिखाई देता है। तो इसी वजह से इसको वर्ल्ड वार का नाम दिया जाता है। इनिशियली वार वाज सपोर्टेड बाय द रशियन पीपल एंड द जार वाज सपोर्टेड। स्टार्टिंग में क्या होता है कि भी हम बात कर रहे थे कि रशियन एम्पायर पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में इनिशियली में तो वॉर को सपोर्ट किया गया, जो जार निकोलस है उसको सपोर्ट किया। देखो, अभी कोई भी होता है कि मतलब फॉर्मल कहते हैं घर के अंदर, यानी कि किसी के साथ जो है झगड़ा होता है, अपने मेंबर्स के बीच में अगर झगड़ा होता है तो चलता है। लेकिन कोई आउटसाइडर आके हमारे साथ झगड़ा करता है तो वो जो घर के फैमिली मेम्बर्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं वो भी बाहर जाके उसके साथ बीट करना स्टार्ट करते हैं। वही सिचुएशन यहाँ जार के साथ होती है कि जार में पब्लिक चाहे रशिया की उसके अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी जब आउटसाइड से वॉर की कंडीशन आई तो पब्लिक ने उसको सपोर्ट किया। ठीक है, उसको सपोर्ट किया गया रशियन पीपल्स के थ्रू कि भी बाहर का कोई हम पर वॉर नहीं कर सकता। तो इसी वजह से स्टार्टिंग में वॉर को सपोर्ट किया गया। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाए, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो इस टाइम पीरियड में, ये लॉन्ग टाइम पीरियड था, तो टाइम पीरियड बढ़ते बढ़ते जो सपोर्ट था जार का पब्लिक के उससे वो ख़त्म होता चला जाता, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। अब रीजन्स की बात करें कि ऐसे क्या रीजन्स थे जिसकी वजह से पब्लिक ने अपना हाथ एक साइड से उसके साइड से हटा लिया, कैसे उसको सपोर्ट करने से बंद कर दिया। तो फर्स्ट रीजन आता है हमारे सामने, जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा। देखो, हमने लास्ट वीडियो में किया था कि कंसल्टेटिव बॉडी जो थी ड्यूमा को, ये जार जो है अलाउ कर देता है। तो इस ड्यूमा की पार्टीज़ में जो मेन पार्टी थी, बेसिकली हम बात करें तो जो लास्ट थर्ड पार्टी आई थी ड्यूमा की, तो उसमें कौन थे? उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे। ओके, तो लेकिन जार क्या करता है? जार उन कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस कहें या जो ड्यूमा की पार्टी में जो मेन मेंबर्स थे ना, उनसे कंसल्ट करना रिफ्यूज़ कर देता। सेकंड आता है राजपुतीन, जो मॉन्क, हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि जार निकोलस और जो जरीना अलेक्जेंड्रा थे वो ये राजपुतीन जो मॉन्क थे इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो ये ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर देते हैं। ओके, उसके बाद में आता है जो जर्मन ओरिजिन ऑफ जरीना अलेक्जेंड्रा। तो ये जो जरीना अलेक्जेंड्रा थी, जो क्वीन थी, उनका ओरिजिन ये कह सकते हैं कि वो कहाँ की प्रिंसेस थी? वो जर्मन की थी। इस वजह से ये 3 रीजन ऐसे माने जाते थे कि कहीं ना कहीं पब्लिक का सपोर्ट जार निकोलस से हटता चला जा रहा था। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कि वॉर वाज फॉट ऑन 2 फ्रंट्स।
अब हम कंडीशन देखें कि किस तरह की कंडीशंस थी वॉर की, कि एक तो ये रीजंस थे इंटरनली जो उनको इन्फेक्ट कर रहे थे वहाँ की पब्लिक को, उसको सपोर्ट ना करने की वजह से। सेकंड था कि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस किस तरह के थे वॉर के टाइम पे। तो वॉर जो है फ्रांस जो है रसिया जो है एक साइड से दो साइड से उसको वॉर लड़ना पड़ा था, एक ईस्टर्न फ्रंट से, एक सेकंड है वेस्टर्न फ्रंट से। ओके, तो कंसल्टेटिव्स वर मोर ऑन ईस्टर्न, तो कैजुअलिटीज़ थी, कैजुअलिटीज़ मोर ऑन ईस्टर्न फ्रंट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न फ्रंट। आपके बुक में एक मैप दिया गया है, आप उस मैप में देखिए कि जो रशिया है ना, वो रशिया दोनों साइड से जर्मनी और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। ओके, तो उसको वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फ्रंट पे उसको वॉर करना पड़ा है, तो ओब्वियसली जो आर्मी है वो डिवाइडेड होगी। ओके, और इसी कंडीशन में जो कैजुअलिटीज़ थी, जो लोगों की मतलब जो सोल्जर्स की डेथ थी, वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही थी। अब इसमें भी ये था कि ईस्टर्न फ्रंट पे ज़्यादा दिखाई दे रही थी वेस्टर्न एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न फ्रंट। ओके, तो डिफीट वॉज शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग, जो सोल्जर्स को जो ये डिफीट जो वो उनकी हार हो रही थी, तो उससे सोल्जर्स का मोरल डाउन हो रहा था, वो डिमोरलाइज हो रहे थे। ओके, तो इस वजह से भी एक रीज़न था कि भी सब चाहते थे कि भी वॉर से बैकआउट किया जाए। ओके, अब बात करें हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की, ये हमने सर्कमस्टांसेस देखे कि किस किस कंडीशन में वो लोग वॉर करते हैं। अब उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि रशिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन रशिया, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब दो साइड से वॉर हो रहा है और इंटरनली भी कॉन्फ्लिक्ट्स रशिया के अंदर चल रहे हैं। रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, तो रशिया की जो आर्मी है वो बुरी तरह से हार रही थी जर्मनी के साइड से भी और ऑस्ट्रिया के साइड से भी। अब देखो आर्मी डिवाइडेड हो चुकी है, दोनों फ्रंट पे उनको लड़ना पड़ रहा है, तो आर्मी डिवाइड होगी, ऊपर से कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, तो सोल्जर्स का मोरल डाउन हो रहा है। ओके, तो इस सिचुएशंस में हम देखें तो एक रिजल्ट में 1917 तक जो है 7 मिलियन के अक्रॉस कैजुअलिटीज़ डाटा कलेक्ट किया गया था कि 7 मिलियंस के अक्रॉस रशिया में कैजुअलिटीज़ देखी गई। ओके, द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स बाय रशियन आर्मी लीड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। देखो, जब आर्मी डिफीट कर रही थी, जब आर्मी वॉर में पार्टिसिपेशन कर रही थी, तो क्या होता है, एक साइड में जो हम कह रहे हैं ना कि ईस्टर्न साइड में उनको ज़्यादा कैजुअलिटी देखनी पड़ी, तो वो उसका एक रीज़न था, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड एरिया था वो बिल्कुल प्लेन था और मतलब कुछ ही बिल्डिंग्स या कह सकते हैं, जो वेस्टर्न एरिया में तो वहाँ पर ये कह सकते हैं कि भी माउंटेन्स वगैरह, या उनको कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को छुपाने की जगह मिल रही थी सोल्जर्स को। लेकिन ईस्टर्न साइड में उनको ऐसी कंडीशन नहीं मिलती, पूरा प्लेन एरिया था, या फिर क्रॉप मतलब कह सकते हैं कि भी क्रॉप्स के मतलब फील्ड थे वहाँ पे। ओके, तो इस वजह से क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा वहाँ पर हमें कह सकते हैं कि एक तो देखो डायरेक्ट जो है वॉर में ओपन फायर की जाए उसके ऊपर सामने से, और एक ये कि छुप कर वार किया जाए, तो वहाँ पर छुप कर वार करने वाली या कह सकते हैं कि अपने आप को बचाने वाली सिचुएशन नहीं थी ईस्टर्न साइड में, इसी वजह से कैजुअलिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा होती है। सेकेंडली क्या था कि रशियन आर्मी जो थी ना, ये जब लीड कर रही थी या वॉर में पार्टिसिपेशन कर रही थी, तो ये क्या करते थे कि भी वॉर में बढ़ते बढ़ते अपनी ही जो क्रॉप्स या कहते थे जो लैंड एरिया पे जो क्रॉप्स थी ना और बिल्डिंग्स थी, उनको डिस्ट्रॉय करती हुई चल रही थी। ओके, इस वजह से वहाँ पर रशिया के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, 3 मिलियन रिफ्यूजीज का एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर पड़ जाता है। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर, तो सोल्जर्स जो थे वो वॉर नहीं करना चाहते थे। इसके पीछे दो रीजन है। एक रीज़न तो ये था कि भी सोल्जर्स जो हैं वो डिमोरलाइज हो चुके थे कि ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही थी, इस वजह से उनका मोरल डाउन हो रहा था। सेकेंड रीज़न ये था कि ये बेसिकली मिडिल क्लास और लोअर स्टेटस से बिलोंग करते थे, तो पीजेंट्स के बच्चे थे, और हमने देखा था कि भी यहाँ पर जो पीजेंट्स को लैंड रिफॉर्म मिल गई थी, लैंड रिफॉर्म के जब वो किए गए थे तो उनको ज़मीन मिल गई थी, तो इस वजह से वो वॉर से बैकआउट करना चाहते थे। द वॉर आल्सो हैड ए सर्व इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री, बिकॉज अब वॉर का इम्पैक्ट जो है वो हमें इंडस्ट्रीज एरिया पर भी दिखाई दिया था। जर्मन कंट्रोल द बाल्टिक सी, देखो रशिया और जर्मन के बीच से एक बाल्टिक सी निकलता है, और बाल्टिक सी से ही रशिया को सारे कह सकते हैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता था। तो जर्मनी जो है वो इसके ऊपर कंट्रोल करता है बाल्टिक सी के ऊपर, और रसिया जो है वो जो सप्लाईज हैं उनसे कट ऑफ हो जाता है। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर जो है एक डिसइंटीग्रेशन इम्पैक्ट पड़ता है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, एबल बॉडीज मैन जो थे
फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, तो कैजुअलिटीज़ की वजह से क्या होता था कि जो वर्कर्स फैक्ट्रीज़ में काम करते थे और एबल बॉडीड थे, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग थे, उनको जो है वॉर में भेज दिया जाता था, वर्कर्स को वॉर में भेज दिया जाता था। इस वजह से क्या होता है कि सप्लाई ऑफ ग्रेन्स है वो उनके पास, उनको सप्लाई ऑफ ग्रेन्स भेजने के लिए, मतलब सर्विसेज के लिए उनको भेजा गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ लेबर्स हो जाती है। स्मॉल वर्कशॉप्स की बात करें हम वहाँ पर, तो जो एसेंशियल गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी वो शट डाउन हो जाती हैं, ख़त्म होते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि ये इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल एरियाज़ के ऊपर भी देखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोगार्ड। इसका बैकग्राउंड देखेंगे, किस तरह से क्या सिचुएशन हुई, वॉर का क्या इम्पैक्ट था और 1905 की रिवॉल्यूशन का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट था। चलिए आज के लिए